हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स इंस्टीट्यूट पर। फ्रेंड्स, मैं आपको दो क्लासेस प्रोवाइड कर चुका हूं और मैंने इसके पहले की क्लास में आपको कूलाम का नियम और परावैद्युतांक क्या होता है ये दोनों बताया था। इसके साथ ही मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालना भी बताया था। तो आज ही हमारी तीसरी क्लास है और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरीके से सारे अच्छे नोट्स, एकदम मतलब अच्छी क्वालिटी के नोट्स, समझने योग्य नोट्स मिल सकें। और इस चैनल पर मैं आपको मैथ्स की भी क्लासेस दूंगा, बट उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, आप लोग इंतज़ार रखेंगे। ये सब एकदम मतलब अच्छे से अच्छी क्वालिटी के नोट्स हैं। आप इनको नोट्स कॉपी पर नोट करते जाइए अच्छे से, और इनका लगातार मतलब एक एक दो बार इनको देखते रहिए ताकि आप अच्छे से इनको मतलब जान जाएं, सीख जाएं। और जब मैं समझाता हूँ तो आप इनको अच्छे से समझिए, बीच में डिस्टर्बेंस ना पैदा करें। तो चलिए शुरू करते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो इसमें क्या लिखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप में कि देखिए इसमें कि दो आवेश Q1 और Q2 हैं। दो आवेश Q1 और Q2 हैं। अब ये एक दूसरे से r दूरी पर हैं। अब इन दोनों बिंदुओं के जो स्थित एकांक सदिश हैं वो हैं कैप R12 कैप R21। यही इसमें बताया गया है कि दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हैं। इन बिंदुओं के स्थित एकांक सदिश कैप R12 तथा कैप R21 हैं। तो देखिए Q1 पर कैप R12, Q2 पर कैप R21 एक दूसरे से r दूरी पर हैं। ये है वेक्टर F12 और यहाँ पर होगा बल वेक्टर F21। अब देखिए यहाँ पर स्थित जो एकांक सदिश हैं इन कैप R12 तथा कैप R21 के लिए कूलाम का नियम लगा देंगे। तो कूलाम के नियम से हमने पढ़ रखा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर वेक्टर F12 के लिए जब इसके लिए काम करेंगे हम वेक्टर F12 के लिए, तब क्या होगा, तब होगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब हम वेक्टर F12 के लिए काम करेंगे तब यहाँ पर हम ये लेंगे कैप R21। लेकिन जब हम वेक्टर F21 के लिए कार्य करेंगे तो हम यहाँ पर लेंगे कैप R12। तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है वेक्टर ए, ये कैप ए इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। सो कैप R21 हो जाएगा हमारा वेक्टर R21 अपॉन मॉड आर का जब हम करेंगे सॉल्व इसको तो आर ही आएगा। यानी कि इसकी जगह पर हम ये रख देंगे ये वैल्यू, इसकी जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो आएगा वेक्टर F12। जब हम ये वैल्यू रखेंगे तब हमारा आएगा वेक्टर F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब मैंने इसकी वैल्यू रखी कैप R21 के स्थान पर रखेंगे वेक्टर R21 अपान R। तो वेक्टर F12 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब, इनकी गुणा हो जाएगी R क्यूब। ये वेक्टर R21 बचेगा। तो ये फार्मूला ये बन गया। इसी प्रकार जहाँ लॉन्ग में ना ले जाकर हम देखेंगे, इसी प्रकार जब हम 21 के लिए मैंने बताया था आपको वेक्टर F21 के लिए हम लेंगे कैप R12। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये फेस सामने आएगा। तो वेक्टर F21 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब। यहाँ पर इसके R21 के स्थान पर बस लाना होगा आपको वेक्टर R12। तो ये कूलाम के नियम का सदिश रूप पूरा होगा, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, चलिए देखते हैं। कि कोई निकाय है, जैसे कि ये निकाय है, एक निकाय है, इस निकाय में कई आवेश हैं। इस तरीके से देखेंगे आप, यदि किसी निकाय में कई आवेश हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, इसको मैं आपको आगे भी फिगर से समझाऊंगा, तब फिर डेफिनेशन समझेंगे इसकी। यदि किसी निकाय में कई आवेश हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल से सभी आवेशों द्वारा आरोपित वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहा, कोई निकाय है, उस निकाय में कई आवेश हैं, तो उन निकाय में जो कई आवेश हैं उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल F होगा जो वो शेष सभी आवेशों द्वारा आरोपित वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत फिगर से समझते हैं। देखिए आप,
फिगर देखिए कि एक ये निकाय है हमारा बीच में, मैंने ब्लैक पेन से ही बना दिया है इसको, ये हमारा बीच में एक निकाय है, ठीक है। इस निकाय में कई आवेश हैं, जैसे कि ये हमारा Q2 है, Q3 है, लेकिन यहाँ पर ये जो निकाय है यही Q1 है, Q4 है, यहाँ तक कि मान लीजिए n तक हैं, ये हमारे Qn तक हैं। तो इसमें Q2 पर लगता है वेक्टर F12, एक Q1 Q2 के बीच लगता है वेक्टर F12, Q1 Q3 के बीच लगता है वेक्टर F13, Q1 Q4 के बीच लगता है वेक्टर F14। तो यहाँ पर देख लेंगे Q1 है जो इस Q1, यानी कि यहाँ इस Q1 पर परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, मैंने बताया आपको, किसी एक आवेश पर आरोपित वैद्युत बल से सभी आवेशों द्वारा आरोपित वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो Q1 पर परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, वेक्टर F क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस डेल्टा लेकर वेक्टर F1 तक आ जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था, किसी एक मतलब कोई एक बल होगा, अब वो वैद्युत बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। मतलब ये एक बल ले लिया हमने Q1 पर लगता है सिर्फ वेक्टर F से सभी बलों के सदिश वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है, यानी कि इसके बराबर होता है। तो हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत भी पूरा हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से अच्छे नोट्स मिलते रहें। एक बार फिगर देख लीजिएगा और उसको अच्छे से बना लीजिए। मैंने आपको जो पहली वीडियो प्रोवाइड की थी वो सब फिजिक्स का बेसिक था। आप जब नोट्स की कॉपी बनाएं तो उसको सबसे फ्रंट पेज पर नोट करें, उसके बाद आप इसी नोट्स के साथ चलते रहें, आप अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से इनको अच्छे से मतलब देखते रहें, इनको समझते रहें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन उसका दे दूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपको कल प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।